हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज है 23 मई और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू। तो सबसे पहले आज का कोट्स, भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, वह तुम्हारे स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि करता है। यानी कि आप अच्छा करें तो ये सोच करके करें, ये खुद के लिए कर रहे हैं, ये किसी और के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। अगर मैं किसी के साथ अच्छा करता हूँ तो गोया कि मैं अपने आप के साथ अच्छा करता हूँ, और अगर मैं किसी के साथ बुरा करता हूँ तो इनडायरेक्टली मतलब ये है कि मैं अपने आप के साथ बुरा करता हूँ। तो ये फॉर्मूला अपने ज़िंदगी में अपना लें, ठीक है। आप अपने आप के साथ अच्छा होना हमेशा पसंद करते हैं तो दूसरों के साथ अच्छा करें। आप पसंद नहीं करते कि आपके साथ कभी बुरा हो, तो आप चाहें कि दूसरों के साथ भी कभी आपके वजह से कोई तकलीफ़ आपके वजह से ना हो। तो आई होप ये कोर्स आपको पसंद आया। तो आज का जीएस पेपर 2 में ये टॉपिक काम आएगा, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। तो भारत और उसके पड़ोसी देश के साथ संबंध। तो ये टॉपिक क्या है, ये नेपाल और इंडिया के संबंध से ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक का नाम है लोअर द टेम्परेचर डिफ्यूज़ द इशू लॉन्ग हिस्ट्री। तो अभी क्या है कि इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ रिश्ते थोड़ी तल्ख होती चली जा रही है। तो अब नेपाल जैसे देशों के साथ भारत को एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर को भारत को लो करना चाहिए, और इतिहास को देखते हुए अपने इशू को सॉल्व कर लेना चाहिए कि इतिहास में हमारा संबंध किस तरीके से नेपाल के साथ हमने रखा है, आगे भी वही मैनेज करते हुए टेम्परेचर लो करके आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 1816 से पहले लेकिन नेपाली किंगडम के जो लोग थे वो अक्सर जो है सतलज रिवर और तीस्ता रिवर के आसपास पूरब में उन लोगों का लूट मार छापा मार जो है ये प्रवृत्ति चली आ रही थी। तो ये अंग्रेज़ों के ब्रिटिश टाइम की ये बात है कि 1816 में नेपाली किंगडम से कुछ लोग ऐसी गतिविधियां करते थे। लेकिन जब नेपालीज वार हुआ, एंग्लो नेपालीज वार, तो इसमें जब नेपाली डिफीट हुआ तो इसके बाद 1816 में नेपाल के साथ ब्रिटिश इंडिया का एक ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ सुगौली। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली जब हुआ तो नेपाली टेरिटरी के जो लोग जो नेपाली किंगडम में वहाँ से फिर जो है तीस्ता रिवर के आसपास या फिर ब्रिटिश इंडिया के वेस्ट में सतलज रिवर के वेस्ट में जो प्रवृत्ति छापा मार और लूट मार की जो चला करती थी वो सब बंद हो गया। तो वैसे जानते हैं कि अंग्रेज़ की पॉलिसी एक्सपेंशन पॉलिसी थी। उन लोगों ने भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब के साथ जो है अपने बेनिफिट के लिए युद्ध भी लड़ा, और ये चीज़ जो है उन्होंने जुल्म सितम का पहाड़ ढाया। इसमें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नेपाल के बारे में भी देखिएगा, पता चलेगा कि नेपाल भी उस वक्त में बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। नेपाल की भी शक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। तो देखिए ये चीज़ जो है होता था, लूट मार, यानी कि ये लोग भी वहाँ से आकर के भारत के तीस्ता और सतलज रिवर के आसपास ये चीज़ होती थी। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली के बाद ये चीज़ें बंद हो गई, और नेपाल जब एंग्लो नेपालीज वार जब वो लॉस कर गया, तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ट्रीटी लिमिटेड नेपाल टू प्रेजेंट टेरिटरीज। तो फिर क्या हुआ, ट्रीटी होने के बाद 1870 में ब्रिटिश इंडिया ने एक मैप इशू किया था। उस मैप में लीपू लेक और काला पानी काले पानी का एरिया ब्रिटिश इंडिया में शामिल था, ठीक है। 1816 के ट्रीटी के बाद जो लीपू लेक और काला पानी का जो एरिया था ये भारत के टेरिटरी में ब्रिटिश इंडिया में शामिल था, ठीक है।
तो जो एक्टिविटी नेपाल की जो चल रही थी वो बंद हो गया। 1870 में ब्रिटिश इंडिया ने जो अपना मैप इशू किया, सर्वे ऑफ इंडिया नाम का मैप इशू करने के बाद लीपू लेक और काला पानी का एरिया ब्रिटिश इंडिया में सबमर्ज था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में शामिल। तो जब ये मैप इशू हुआ तो वहाँ के जो राणा डायनेस्टी के जो रूलर थे और जो राजा, उन लोगों ने कोई आपत्ति नहीं जताई, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ादी के बाद भी भारत का मैप इसी तरीके से था। लीपू लेक और काला पानी एरिया जो है भारत के ही मैप में हमेशा से आया था, ठीक है। तो इंडिया हमेशा लीपू लेक को तिब्बत के साथ ट्रेड के लिए जो है पास के रूप में जो इस्तेमाल किया करता था। तो ये कोई नई बात नहीं थी। चाइना के साथ भी 1954 में जो हमने ट्रीटी किया, तो हमारा ट्रेड रूट जो है यहाँ से भी चलता था, लैंड ट्रेड रूट चाइना के साथ, तिब्बत के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कंट्रोवर्सी देखिए क्या हो गया कि अब देखिए कि लीपू लेक और जो काला पानी का जो एरिया है, अब क्या है कि नेपाल जो है इस एरिया को क्लेम करता है कि ये भारत की टेरिटरी नहीं है, ये नेपाली टेरिटरी है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में जो है और डीपली हम समझेंगे। तो वैसे कंट्रोवर्सी भी देखिए क्या है। तो अभी कंट्रोवर्सी क्या हुआ कि नेपाल जैसे ही भारत ने लीपू लेक के पास वहाँ पर जो रोड फैसिलिटी वहाँ पर भारत ने ठीक की है, उसका वहाँ पर भारत ने जो एस्टेब्लिश किया, तो उसके बाद वहाँ के लोगों में प्रोटेस्ट शुरू हो गया, ठीक है। नेपाली गवर्नमेंट की तरफ से भी कई सारे ऑफिशियल जो है कह ले कि शिकायतें आई, ठीक है। तो प्रोटेस्ट वहाँ के लोगों ने किया और फिर नेपाली गवर्नमेंट ने एक नया नक्शा इशू किया, ठीक है। तो नया नक्शा इशू करने के बाद उसमें ये सब जो एरिया उन्होंने जो जैसे कि सुस्ता हो गया, लीपू लेक, काला पानी, ये सब एरिया उसमें शो कर दिया कि नेपाली टेरिटरी में ये आता है। और फिर उसके बाद नेपाली गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो है बॉर्डर के ऊपर वहाँ पर कई सारे फोर्स डिप्लॉयड कर दिए, ओली बैड वर्ड्स अगेंस्ट। तो फिर उसके बाद ओली साहब ने नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के बारे में गलत टिप्पणी भी की कि भारत को कहा कि भारत चाइना और इटली के वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये बड़ी अजीब बात थी जो ओली साहब ने कही कि भारत चाइना और इटली से भी बड़ी वायरस का खतरा वायरस है, ठीक है, ये बात उन्होंने कह दी। फिर उसके बाद हमारे आर्मी स्टाफ मुनुकुंद नरवणे साहब ने भी एक कमेंट किया। इन्होंने कह दिया कि नेपाल ये क्लेम जो है किसी के इशारे पर कर रहा है, ये नेपाल किसी के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है, नेपाल यानी कि इनका पूरा इशारा चाइना की तरफ था। तो देखिए ऐसे बात ये था कि नेपाल जैसा देश के साथ जो बायलेटरल तौर पर जो है इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है और नेपाली गवर्नमेंट के साथ हमारा ताल्लुकात और नेपाली पीपुल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। तो ऐसे में नेपाली गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे रहने चाहिए और नेपाल के साथ जो है हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हम बॉर्डर शेयर करते हैं। हमारे तकरीबन 5 राज्य जो है नेपाल के बॉर्डर से टच करता है। तो नेपाल के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को ज़्यादा हॉट नहीं करना चाहिए, इसको इजीली हल कर लेना चाहिए। तो जैसे देखा जाए तो बायलैटरली हमारा इंगेजमेंट अच्छा है और क्वाइट डिप्लोमेसी के साथ जो है नेपाल के साथ हमें चलना चाहिए। ये चूँकि भारत एक बड़ा राज्य है और भारत का जो है ये इस इंडियन ओशियन में बहुत कह लें कि भारत का साख बहुत ही ऊंचा है। तो इसको देखते हुए भारत को जो है अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ जो है एक अच्छा रिश्ता मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि कल हो के भारत के साथ बड़े देशों के साथ अगर भारत का टेंशन हो तो ये देशों को सपोर्ट भारत को मिल सके। तो नेपाल और इंडिया देखिए क्या हुआ कि
अब हमारे पास एक मैकेनिज़्म भी है नेपाल और इंडिया के लिए। क्या था कि 1981 में बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए एक मैकेनिज़्म बनाया गया था, नेपाल इंडिया टेक्निकल लेवल जॉइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप। तो ये नेपाल और इंडिया के बॉर्डर इशू को जो है देखने का काम करते थे। तो कोशिश अभी भी यही होनी चाहिए कि इस ग्रुप को जो है बॉर्डर डिस्प्यूट को हल करने के लिए सॉल्यूशन देना चाहिए। इनको आगे आकर के ये जो है डील करना चाहिए, ना कि टेंशन को एक्सेलेरेट करना अच्छा नहीं है। 2007 में ऑलमोस्ट देखिए हमारा जब बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में देखिए 98% जब नक्शा इशू किया गया था भारत का, और फिर उसके बाद जो है नेपाल का, तो 2007 की बात है। तो फिर उसमें 98% तक जो है कोई बाउंड्री डिस्प्यूट भारत और नेपाल के बीच में कुछ नहीं था। सिर्फ 2% ऐसी भूमि थी जिसको लेकर नेपाल का क्लेम था, और वो क्या था, काला पानी, जहाँ पर अभी डिस्प्यूट चल रहा है। लिपू लेक भी वहीं पास है, ठीक है। तो भारत के रोड के वहाँ पर मतलब स्टार्टिंग के वजह से ही जो है उस दर्रे के पास, उस एरिया के पास चाइना का, नेपाल का क्लेम हो गया ज़्यादा, ठीक है। और सुस्ता एक बिहार के, देखिए आप देखिएगा कि सुस्ता ये इलाका जो है बिहार के एरिया में आता है, ठीक है। तो नेपाल का क्लेम ये है कि ये भी मेरा है, यानी कि 2% जो है बाउंड्री डिस्प्यूट है देखा जाए 2007 के कवरिंग मैप इशू के हिसाब से। तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। ये क्या है कि भारत का अगर देखा जाए तो इससे भी बहुत बड़े डिफ़िकल्ट बॉर्डर डिस्प्यूट को भारत जो है हल कर चुका है, बांग्लादेश के साथ हल कर चुका है। भारत कर चुका है, ये पहले भी कर चुका है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको डिप्लोमेटिक चैनल के साथ, नेगोशिएशन के साथ, बायलैटरल मीटिंग के साथ इसको डील करना चाहिए। टेंशन को एक्सेलरेट नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। तो नीड टू चेंज एटीट्यूड, बदलना पड़ेगा एक दूसरे को, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी पहले एक बात है कि 2014 में जब सुशील कोइराला वहाँ के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो ये डिस्प्यूट को लेकर जो है एक मीटिंग जो है नेपाल की तरफ से ये बात हो रही थी कि जो है वो मीटिंग करना चाहते थे प्रधानमंत्री साहब से। तो ये मीटिंग नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं था, मतलब कह लें कि मीटिंग वो कैंसिल हो गया। तो मीटिंग कैंसिल होने के बाद जो है देखिए, जब आप किसी चीज़ को, ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को हम अहमियत नहीं दे रहे हैं सामने वाला भी उसको अहमियत ना दे रहा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक चीज़ को आप अहमियत नहीं दे रहे हैं लेकिन सामने वाला उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने सोचा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको लेकर जो है फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन वो सुशील कोइराला के लिए बहुत बड़ी बात थी। नेपाली सेंटिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट था उस चीज़ के लिए कि वो इस पर जो है डिस्प्यूट के ऊपर, टेरिटरी डिस्प्यूट के ऊपर जो है एक मीटिंग जो बात करना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने नहीं कर पाए। तो इसके वजह से ये छोटी छोटी बातों पर जो है नज़रअंदाज भारत को नहीं करना चाहिए, और इस चीज़ को जो है समझना चाहिए कि एक चीज़ जब हमारे लिए, हम जिस चीज़ को ईजी ले रहे हैं वो किसी और के लिए ज़रूरी नहीं कि वो उतना ही ईजी हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया जी सक्सेसफुली कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट, जैसा कि हमने कहा बांग्लादेश के साथ, लैंड का भी बॉर्डर इशू हमारे साथ था बांग्लादेश के साथ, और मेरी टाइम इशू मतलब जो है समुद्री जो मेरी टाइम जो समुद्र के से जो बॉर्डर लगता है किसी देश का, उसमें भी जो है हमारा डिस्प्यूट था। तो ये दोनों डिस्प्यूट हमने सेटलमेंट कर लिया बहुत ईजीली तरीके से, जैसे कि एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जजमेंट को हमने बहुत ही फौरी तौर पर अडॉप्ट कर लिया। ये मैरी टाइम इशू को और बॉर्डर इशू को जो है डील करने का काम करते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, यूएन का बॉडी है। तो इसमें जब ये केस गया तो भारत के खिलाफ जजमेंट आया, बांग्लादेश के पक्ष में आया और भारत के खिलाफ आया। तो भारत ने बहुत ही क्वाइटली जो है इस जजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। तो इससे पता चलता है कि भारत का पड़ोसी देशों के साथ जो है रवैया बहुत ही नर्म होता है और बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन बेस का होता है, और भारत जो है अच्छा अप्रोच करता है। तो इस वजह से देखिए, अगर एग्जांपल में देख लें कि जैसे चाइना और फिलीपींस के साथ जो है मैरीटाइम डिस्प्यूट था, तो इस डिस्प्यूट को लेकर जो है जब फिलीपींस के हक में जब फैसला दिया गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के कोर्ट से, तो चाइना ने कहा कि मैं इनको मानता ही नहीं हूँ, मैं इस कोर्ट्स को, इसके वैलिड्स
करता ही नहीं, मैं नहीं मानता इस जजमेंट को, और फिर उसके बाद चाइना ने इसको नेगलेक्ट कर दिया। लेकिन भारत देखिए पड़ोसी देशों के साथ अपना संबंध इस तरह से रखना चाहता है कि भारत एग्रेसिव रवैया जो है पड़ोसी देशों के साथ जो है नहीं रखना चाहता। लेकिन ये एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है, तो भारत के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, भारत जो इसको आसानी से इसको डील कर सकते हैं, और ये चीज़ है, ठीक है। तो जैसा कि नेपाली पीपल के साथ हमारा बहुत सम्मान है, कई सारे नेपाली पर्सन हमारे फोर्सेस में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे साथ जो है इंगेजमेंट पीपल टू पीपल टाइज है, और जो है कोई ट्रेड जो है हमारे बीच में बहुत अच्छा है, नेपाली का ट्रेड जो है। वैसे नेपाली गवर्नमेंट जो है काफ़ी ऑयल जो है मलेशिया और इंडोनेशिया से ला करके इंडियन 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 कॉन्टिनेंट में यानी कि इंडिया के राज्य में जो है वो सप्लाई करते हैं। इससे नेपाली इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो कह लें कि ठीक ठाक हमारा मतलब कह लें कि अच्छा से रिश्ता चला आया है, हिस्ट्री हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर उसके बाद देखिए कि कंडीशन देख लीजिए कि अगर बात कर ले कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि नेपाल साउथ एशिया का एक ऐसा देश है। अपने किताब में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा था कि साउथ एशिया में नेपाल ही एक ऐसा देश है जो कभी किसी के गुलामी में नहीं रहा, यानी कि हमेशा से नेपाल आज़ाद था, आज़ाद रहा। तो देखिए मैं पहले ये बात कर चुका था कि नेपाल एक ऐसा टेरिटरी है कि जो काफ़ी पहले स्ट्रांग हुआ करता था। देखिए जहाँ ब्रिटिश की जो एक्सपेंशन की जो नीति थी वो एक्सपेंशन करने के ऊपर हमेशा रहते थे, बर्मा को एनेक्स किया, अफ़गानिस्तान को भी जो है कोशिश किया, और उस वहाँ पर भी जो है अपना इंटरवेंशन काफ़ी लंबा टाइम तक चलाया। लेकिन देखा जाए तो नेपाल एक ऐसा राज्य था कि नेपाल के साथ जो है वो काम नहीं कर पाया ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी। नेपालीज एंग्लो नेपालीज वार के बावजूद भी जो है ट्रीटी ऑफ सौगले के माध्यम से जो है ब्रिटिश ने यही से ठीक समझा कि नेपाल में इंटरवेंशन ना किया जाए, ट्रीटी करके जो है समझौता कर लेना ही अपने आप को बेहतर समझा। कह सकते हो उस वक्त में नेपाल की जो डायनेस्टी थी बहुत ही पावरफुल थी और कमज़ोर नहीं थी। तो यही कह सकते हैं कि हमारे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि नेपाल एक ऐसा साउथ एशिया में देश था जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, ठीक है। तो नेपाल के साथ जो है हमारा नेपाल के लीडरों ने जो है आज़ादी के वक्त भी जो है हम लोग को हमारे इंडिया भारत को काफ़ी कोऑपरेट किया, फ्रीडम स्ट्रगल को कोऑपरेट किया, अप्रिशिएट किया, और हमारा टाइज जो है कह लें कि बहुत ही बेहतरीन है, और इसी को आगे लेकर के जाने की ज़रूरत है, और इसको और सेकंड लेवल पर रिलेशन को ले के जाना चाहिए, ना कि टेंशन दोनों के बीच में एक्सेलरेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ था, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टॉपिक है कंडीशन ऑन द एक्स्ट्रा बोरोइंग, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा बोरोइंग की बात कर रहे हैं स्टेट। जीएस पेपर 2 में काम आएगा, इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज़ रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें देखिए क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है बोरोइंग करने यानी कि पैसा को बोरोइंग करने के कई सारे संसाधन हैं। आरबीआई से बोरोइंग कर सकते हैं, और नहीं तो फॉरेन से कर सकते हैं, किसी और देश से आईएमएफ से कर सकते हैं। तो भारत के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कई सारे टूल्स है बोरोइंग करने के, ठीक है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है टूल्स नहीं होता, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं हो पाता ज़्यादा। तो ये बोरोइंग कैपेसिटी कितना है, स्टेट गवर्नमेंट के पास बोरोइंग कैपेसिटी सिर्फ 3% तक का है। लेकिन अब चूँकि कोविड-19 की वजह से स्टेट गवर्नमेंट की जो है इकोनॉमी पूरी तरीके से बहुत प्रभावित हुई है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट का ये अपील है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारी बोरोइंग कैपेसिटी 3% से 5% कर दीजिए। यानी कि 3% से बोरोइंग समझ रहे हैं ना आप, बोरोइंग ये होता है कि पैसा किसी एंटिटी से जो है आप उसको ले पाते हैं, किसी जैसे कि आरबीआई से जो है स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई से 3% तक बोरोइंग हो पाती है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, या फिर किसी और टूल से जो है 3% तक बोरोइंग हो पाती है। तो अब बात यह है कि ये बोरोइंग कैपेसिटी 5% चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि हमारी बोरोइंग कैपेसिटी 5% कर दिया जाए। तो ये बात है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि बोरोइंग कैपेसिटी आपको 5% की जा सकती है, लेकिन आपको पहले
कुछ सजेशन को मानना पड़ेगा, कुछ सजेशन को लेना पड़ेगा, तब आपको आपकी बोरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। अगर आप इन सजेशन को नहीं अपनाएंगे तो आपकी बोरिंग कैपेसिटी हम 3.5 यानी कि 3.5% तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सजेशन मान लें तो 5% हो सकता है। तो वो सजेशन क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? पहला ये है कि शेयरिंग द आधार कार्ड विथ राशन कार्ड। कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि स्टेट गवर्नमेंट के सारे सिटीजन्स के आधार कार्ड को शेयरिंग करना है उनके राशन कार्ड से, यानी कि राशन कार्ड जितना राशन कार्ड धारक है उनके। और राशन कार्ड के बारे में कहता है कि सबके राशन कार्ड्स को जो है बनाना है और सबके राशन कार्ड्स को शेयरिंग कर देना आधार कार्ड से। ठीक है, ये बात है पहली बात। तो देखिए ये क्यों है, ये करना क्यों चाहते हैं? ये करना ये चाहते हैं कि 2021 में एक स्कीम जो है लॉन्च करने वाले हैं, वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन कार्ड। तो उसके लिए ये पहले से चाह रहे हैं कि एक ही कार्ड के माध्यम से सारे बेनिफिशरी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए अगर वो आधार कार्ड से सबको लिंक रहा तो वन नेशन वन कार्ड्स में इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये मतलब पहला मोटिव है। अब दूसरा सजेशन दिए गए कि इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दीजिए। देखिए अभी क्या है कि प्रॉपर्टी टैक्स बहुत पुराना ही जो है लंबे टाइम से चला आ रहा है, और अब क्या है कि अर्बन एरिया में जो है प्रॉपर्टी का दाम बहुत बढ़ गया है, लेकिन टैक्स जो है पहले की तरह है। तो अब ये बात प्रॉपर्टी टैक्स आपको बढ़ा दीजिए, और ये चीज़ है। ठीक है। और दूसरा है कि यूज चार्ज ऑफ वाटर टू मेक द पावर डिस्ट्रीब्यूशन फर्म मोर प्रॉफिटेबल। कहते हैं कि वाटर चार्ज लीजिए। ठीक है, वाटर चार्ज लेने की बात सजेशन दी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वाटर चार्ज लीजिए, जिससे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन फर्म को जो है इससे फ़ायदा हो। जैसे किसान को भी इसमें रोक दिया जाए पावर को खर्च करने के लिए, बिजली को लेने के लिए, उसके साथ उसके ऊपर भी जो है उनको टैक्स लिया जाए। जैसे होता क्या है कि कई बार जो है ना किसान जो है लापरवाही करते हैं, उनको फ्री में बिजली दिया जाता है, वो रात दिन जो है पंप को जो है चालू करके छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद जो है पानी को बहुत ज़्यादा जो है बर्बादी हो जाती है। लोग जो है लापरवाही के साथ पानी का इस्तेमाल करते हैं, बिजली की परवाह नहीं करते। जब उनका जो है कि वो सोचते हैं कि बिजली तो टैक्स फ्री में आ रही है, तो फिर उसका इस्तेमाल सही नहीं करते। ठीक है, तो ये भी एक कंसर्न है। और दूसरा बात ये है कि किसान तक भी आप जो है उसको पावर पर जो है आप टैक्स लगाइए, तो ये कहना है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि फिर कहते हैं कि आप इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसान के लिए। आप डायरेक्ट किसी ऐसे सेक्टर को, इंडस्ट्री को, फार्मर को जो नहीं कैपेबल है, तो आप उसको चाहे तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि जो बिजली में जो टैक्स आप जो लगाएंगे, जो उनसे जो कलेक्ट करेंगे, ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए, वो उस चीज़ को जो है उसको सेव करे, उसको समझे कि इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये फ़ायदा हो जाए कि रेवेन्यू भी आपका जनरेट होगा। और दूसरा, अगर आप वाकई में किसान को जो है देना चाहते हैं, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करके सब्सिडी की तरह जो है उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात है। और पाँचवा ये सजेशन दिया गया कि इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये होता है कि अपने राज्य में इंडस्ट्रीज़ बिजनेस के लिए लॉ को इतना इजी बना दे कि जो है इन्वेस्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां राज्य में जो है इंडस्ट्रीज़ फैसिलिटीज़ लगाने में जो है इंटरेस्टेड हो, अट्रैक्टेड हो। तो बिजनेस को इतना इजी बनाने की बात होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस को आसान बनाने का जो प्रावधान होता है, इसके बारे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसको कहते हैं। इसके लिए देखिए कि हर साल जो है इसका एक इंडेक्स भी रिलीज होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का रैंक अभी कितना है, चलिए आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अभी कुछ इम्प्रूवमेंट किया है भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो देखिए क्या है, इससे क्या है कि कहा जा रहा है कि कुछ कानून ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधार करने के लिए अमेंडमेंट करने की बात जो है स्टेट गवर्नमेंट को कहा जा रहा है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसमें अमेंडमेंट करने को कहा जा रहा है। और फिर दूसरा कहा जा रहा है कि रिमूवेबल ऑफ लाइसेंस ऑटोमेटिक एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ये दो कानून को अमेंडमेंट करने की गुजारिश है। ठीक है,
तो ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लेकर सुधार के बारे में। अब देखिए अगेंस्ट में क्या बात कही जा रही है। अब बात ये कही जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पाबंदियां जो भी बातें की है, ये ऐसा मतलब है, ऐसा लगता है जैसे कि आईएमएफ से स्टेट गवर्नमेंट कर्ज ले रहा है। समझ रहे बात? जैसे आईएमएफ से आप कर्ज लेते हैं तो बहुत सारी पाबंदियां जो है आपके ऊपर लगाई जाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना है कि आप ऐसा हमारे ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम आईएमएफ से लोन मांग रहे हैं। तो ये बोरोइंग के बाद में ये जो है एग्रीमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ढांचे के खिलाफ है। हमारे 3 स्ट्रक्चर है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और इस तरीके से स्टेट लिस्ट में इंटरफेयर करना ये चीज़ जो है अच्छा नहीं करता, और ये कोऑपरेटिव संघवाद के ढांचे के खिलाफ है। ठीक है, ये एक बात है, अगेंस्ट में ये बात कहा जा रहा है। और देखिए फिर उसके बाद देखिए रिक्वेस्ट विद इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और ये जो काम है, ये जो जितना भी स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका जल्दी से बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, जल्दी से बेनिफिट होने वाला नहीं, लॉन्ग टर्म में जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये भी एक कंसर्न है कि ये बेनिफिट जो है, अभी स्टेट को फौरी तौर पर जो है मदद चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे जो है रिफॉर्म करने की बात कर रही है। इस रिफॉर्म से तो लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। अभी जो है स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन अभी आप कहते हैं ये रिफ़ॉर्म करने के लिए, तो ये रिफ़ॉर्म का तो लॉन्ग टर्म की प्रोसेस की बात है, इसका फ़ायदा तो बाद में देखने को मिलेगा। तो ये एक कंसर्न है। ठीक है। और दूसरा कि इमीडिएट असिस्टेंस चाहिए। अभी पैसे की बहुत बर्डन है, कोविड-19 की वजह से जो है कई सारा प्रॉब्लम जो है स्टेट गवर्नमेंट को पहले से ही फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, और अब जो है कोविड-19 की वजह से स्थिति और भी ज़्यादा पुअर हो गई है। और फिर इसके फेवर में बात की जाती है कि देखिए कि बहुत लंबे टाइम से बहुत सारा कानून जो है पेंडिंग है, उसको रिफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि अभी शॉप के बारे में कहा, लाइसेंस के बारे में कहा, तो ये सब लेबर के बारे में, तो ये सब पहले से है जो हर्डल्स है, इसको सुधार करना चाहिए। और दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि इसमें स्टेट को कोई फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है, इसमें फ़ायदा ही है, राज्य को फ़ायदा ही होगा। और तीसरी बात कही जा रही है कि हमारे इन्वेस्टर, जो लोग भारत में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो अट्रैक्ट होंगे, वो ऐसी अगर हम कुछ सुधार अगर इस तरह का करेंगे तो विदेशी फॉरेन एफडीआई जो है हमारे देश में कुछ ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये हो सकता है कि रिफॉर्म तो ज़रूरी है, रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि हर एक राज्य का स्थिति एक जैसा नहीं होता, सब समान नहीं है। हाँ, कोई राज्य जो है रिच है, कोई अच्छी स्थिति में नहीं है, जैसे बिहार और यूपी और और कह लें कि अरुणाचल प्रदेश और जो हमारे मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब जो राज्य है, ये सब में क्या है कि असम में, ये सब राज्य में जो है स्थिति समान नहीं है बाकी सब राज्यों की तरह। ठीक है, जैसे कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, और महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो ये सब के जैसा कंपेयर में सारे राज्य को एक ही तराजू पे ऊपर रख दीजिएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर है, रिफॉर्म चाहिए, लेकिन सबके साथ जो है देखना पड़ेगा किसके क्या हर्डल्स है, उसके हिसाब से जो है उसके लिए रिफॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी उसको देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये रहा पूरा आर्टिकल। अब हम तीसरा आर्टिकल डिस्कस करते हैं। ये आर्टिकल्स है पेपर 2 में, ये आपका काम आएगा। ठीक है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, क्वेश्चन इन सर्च ऑफ आंसर, जवाब की तलाश में सवाल का जवाब की तलाश करने की यहाँ पर इस टॉपिक में कोशिश की जा रही है। तो देखिए पहले क्या है कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान, ये दो देश का जो है जो दो देश जो है, देखिए इंडिया तो ऐसा थोड़ा है कि इंडिया इस्टेब्लिशमेंट आया, इंडिया तो पहले से था, इंडिया से पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट में आया 1947 में। और फिर जब हुआ तो फिर LOC, भारत और पाकिस्तान के पास LOC के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते रहता है हमेशा। 2003 में जो है दोनों के बीच में एक कह लें कि एक ट्रीटी साइन हुआ था, यानी कि LOC के फायरिंग को बंद करने के लिए, कि एक दूसरे के साथ जो है 2003 में एक ट्रीटी साइन हुआ था। यहाँ पर थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, वो ट्रीटी का नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, आप उसको जाके देख लेना। ठीक है, तो देखिए 4 युद्ध अब तक जो है इंडिया और पाकिस्तान लड़ चुका है, 1950 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। ठीक है, तो इतना सारा युद्ध होने के बावजूद भी
क्या हासिल क्या हुआ। तो देखा जाए कि पंजाब के साथ पहले जो है, पंजाब के साइड से पाकिस्तान पहले इंसर्जेंसी को प्रमोट करने की कोशिश करता था। अब जम्मू कश्मीर के साथ जो है, जम्मू कश्मीर के साइड से जो है इंसर्जेंसी को प्रमोट ज़्यादा किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और दूसरी बात है कि देखिए कि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान हर देश का क्या होता है, एवरी स्टेट डिफरेंट पॉलिसीज टू कंडक्ट डिप्लोमेसी। हर देश का जो है डिप्लोमेसी करने का कूटनीतिक जो है पॉलिसी नीति जो है बहुत ही अलग होती है। उनका कूटनीतिक डिप्लोमेसी बहुत ही अलग होता है, वो कुछ अलग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट, पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जैसे कि इंडिया और अफ़गानिस्तान में वो अपनी हित को साधने के लिए इंडिया और अफ़गानिस्तान की धरती को यूज करते हैं। और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान के ऊपर जो है वार्निंग की जाती है, जैसे वॉचडॉग, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जब इनके ऊपर निगरानी करता है तो फिर क्या करते हैं कि जो एक्टर है, जो वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाने वाले, जैश हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, इंडियन मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क, तो ये सब का नाम, ये सब एक्टर क्या करते हैं वहाँ पर, जब FATF जब पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर जब पाबंदियाँ लगाता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जब ये वॉच डॉग जब उनके ऊपर ये पाबंदियाँ जब उनके ऊपर लगाई जाती है, रेस्ट्रिक्शन होता है, तो फिर ये पाकिस्तान एक्शन लेता है। लेकिन पाकिस्तान जब एक्शन लेता भी है इन सब टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, जैश, लश्कर, मुजाहिदीन, इंडियन, हक्कानी नेटवर्क, ये लोग क्या करते हैं, अपना नाम बदल करके फिर से वो एक्टिविटी जारी रखते हैं, अपना नाम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, तो ये चीज़ है। और फिर देखिए कि कहा जा रहा है कि इसके बाद 2018 में क्या हुआ था कि US ने भी जो है सिक्योरिटी असिस्टेंस जो पाकिस्तान को US देता था, सिक्योरिटी असिस्टेंस, मिलिट्री एड्स, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है पाकिस्तान को US दिया करता था। तो जनवरी 2018 में इन्होंने बैंड कर दिया, लेकिन अभी फिर शुरू कर दिया। देखिए US का पॉलिसी पाकिस्तान के साथ बड़ा अजीब व गरीब है। US हमेशा अपना हित साधने के लिए जो है कुछ भी करता है, समझ रहे बात। जब वो एक बार वो कहता है कि हम जो है पाकिस्तान के साथ जो है डील, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान टेररिस्ट को स्पॉन्सर्ड करता है, और दूसरी तरफ वो जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए भी कभी कभार जो है आ जाते हैं। तो बड़ा अजीब व गरीब पॉलिसी होती है पाकिस्तान को लेकर US का। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, ऑब्सेशन हिस्ट्री अगर देखिएगा आप जम्मू कश्मीर की, जब से पाकिस्तान इस्टेब्लिश्ड हुआ है, जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी बनी हुई रहती है। और इसके लिए देखिए कि सबसे पहला इंसर्जेंसी जब जम्मू कश्मीर में हुई थी, तब हुआ था कि जब जम्मू कश्मीर एक अलग एक्टर था, और वहाँ पर जो है पाकिस्तान के कुछ लोगों ने वहाँ पर जो है कबालियों ने वहाँ पर अटैक किया। अटैक करने के बाद राजा हरि सिंह ने हमारे सरकार से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद जो है फिर यहाँ से कहा गया था कि ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, फिर ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद 370 और जो है धारा 370 वहाँ पर दे दिया गया। फिर तब से जो है पाकिस्तान के साथ जो है कश्मीर को लेकर इंसर्जेंसी बनी हुई रहती है, और फिर पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर को इंसर्जेंसी के लिए इस्तेमाल करता है, रेडिकलाइजेशन वहाँ के लोगों को करता है, और ये सब चीज़ें जो है चलता रहता है। तो स्टीफन फिलिप्स कोहेंस का कहना है, स्टीफन फिलिप्स कोहेन का कहता है, देखिए जब पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था उस वक्त ज़्यादातर जितने भी मिलिट्री जनरल थे, मिलिट्री डिपार्टमेंट के जितने बड़े अधिकारी थे, सब जो है उस वक्त पाकिस्तान के ही ओर चले गए, पाकिस्तान को ही जो है वो माइग्रेट कर गए। तो उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में क्या है कि विज़न नहीं रहा। विज़न क्या हुआ, मिलिट्री विज़न उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। पाकिस्तान के विज़न जो मेन विज़न जो एक देश का जो होना चाहिए, वो मेन विज़न खो गया इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री को सबसे ज़्यादा जो है स्पॉन्सर्ड वो आगे करके लेकर के आते हैं। तो पैरिटी विथ इंडिया, भारत के साथ क्या है कि वो क्या करते हैं, डिप्लॉइंग इकोनॉमिक, देख लीजिए कि भारत के साथ वो ये किया जाता है कि पाकिस्तान भारत के साथ जो है बराबरी करने की कोशिश करता है हर मामले में। डिफेंस के मामले में जो है भारत के साथ बराबरी करने की कोशिश करता है, और इस चक्कर में पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गया है, सिक्योरिटी, वाटर का प्रॉब्लम है, गवर्निंग सिस्टम जो है ख़राब है, रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन ख़राब हो गया। तो ये सब स्थिति
पाकिस्तान की भारत के साथ जो है पैरिटी करने के चक्कर में जो है ये स्थिति खराब है। और भारत की भी स्थिति खराब हुई है, ऐसा नहीं है कि भारत की स्थिति खराब नहीं है, भारत की स्थिति भी जो है ज़्यादा, हम जानते हैं कि कितना ज़्यादा हमारा जो बजट एक्सपेंडिचर होता है, डिफेंस बजट कितना ज़्यादा होता है। अगले ही दिन, पिछला दिन हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो while across the world army belongs to the nation, तो in पाकिस्तान नेशन belongs to the army। पूरी दुनिया में देखा जाता है कि आर्मी किस लिए होता है, नेशन के लिए होता है, नेशन की प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी होता है। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा है, आर्मी जो है, आर्मी ही जो है नेशन है, समझ रहे बात। पूरी दुनिया में आर्मी जो है नेशन के लिए आर्मी होता है, लेकिन पाकिस्तान में इसका उल्टा है, आर्मी ही नेशन है, समझ रहे बात, ये चीज़ है। पाकिस्तान में आर्मी को सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर और देखिए आर्मी भी करते क्या है, आर्मी भी अपना इस्टेब्लिशमेंट और अपना प्रभुत्व बनाने के लिए जो है कभी भी नहीं चाहते कि भारत के साथ रिश्ता सुधरे। जैसे रिश्ता सुधरने की बात होती है, कुछ अगर ताल्लुका सही होने को होता है, तो पाकिस्तानी मिलिट्री जो है टेररिस्ट एक्टर को जो है एक्टिव कर देते हैं और फिर कुछ ना कुछ टेररिस्ट घटना हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा देश भी सेकुलर है। इस वजह से फिर क्या होता है कि स्थिति जो है इतनी ख़राब हो जाती है कि फिर रिश्ता आगे बढ़ नहीं पाता है। तो पाकिस्तान चाहता है ये कि देखिए सर्वाइवल, उनके पाकिस्तान मिलिट्री लोगों के दिमाग में ये डालती है वहाँ पर कि आपका सर्वाइवल का खतरा है, भारत से इतना बड़ा खतरा है कि आप पाकिस्तान को भारत देखना नहीं चाहता। सर्वाइवल यानी कि वहाँ के लोगों को पाकिस्तानी मिलिट्री इस तरीके से भारत से डरा के रखती है, और पाकिस्तानी मिलिट्री अपना लेजिस्टिमेट इतना बढ़ा करके रखना चाहती है कि वहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा तरजीह पाकिस्तान को फिर देने लग जाते हैं, समझ रहे। अब फिर देखा जाए पाकिस्तान का लोकेलिटी इतना बेहतरीन है, जोग्राफिया इतना अच्छा है, पाकिस्तान चाहता तो बहुत तरक्की कर पाता अपना। और आज़ादी के साथ 1947 से पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाता। और इसी की वजह से देखिए यूएस देखिए कितना स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर जो है पाकिस्तान जो है बना हुआ है। तो यूएस भी उसके साथ जो है कभी जो है अपना रिश्ता ख़राब करके नहीं रखता। ख़ास तौर से यूएस, सोवियत यूनियन का ही टाइम से देख लीजिए कि फाइटिंग जब वहाँ से जब चल रहा था सोवियत यूनियन के साथ, और फिर वार एंड टेरर जब अफ़गानिस्तान में जो इन्होंने यूएस आर्मी ने जब वहाँ के वार एंड टेरर अफ़गानिस्तान में जो है इंसर्जेंसी शुरू हुई थी, तो पाकिस्तान का सहारा इन लोगों ने लिया। तो पाकिस्तान के जोग्राफिया का इस्तेमाल जो है हमेशा से जो है यूएस और यूएसएसआर जैसे देशों ने कोशिश की, और उनके साथ रिश्ता हमेशा बनाने का, अच्छा रखने की कोशिश की इन लोगों ने। तो देखिए अमेरिका डिक्लेयर पाक, फिर उसके बाद क्या था, यही वजह है, मतलब नेटवर्क इतना अच्छा, जोग्राफिया इतना अच्छा रहने की वजह से भारत पाकिस्तान का देखिए रेलिवेंस कितना अच्छा रहता है कि मेजर नन नाटो अलायंस, यानी कि 2002 में डिक्लेयर कर दिया था अमेरिका ने पाकिस्तान को कि नाटो मेजर नन नाटो अलायंस। फिर इसके वजह से बिलियंस ऑफ एड्स भी जो है दिया जाता था पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान अपना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना इकोनॉमी और अपना रिसोर्सेज पर अगर ध्यान देता तो ये भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था। 2019 तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है 13 बार से ज़्यादा जो है बेल पैकेट जो है 30 साल में जो है ले चुका है, IMF से, US से, सऊदी अरब से, UAE से, इतना सारा, मतलब 30 बार जो है 13 बार कर्जा ले चुका है 30 साल में, सोच सकते हैं। और फिर क्या नतीजा क्या है, पाकिस्तान रेडिकलाइजेशन ही बढ़ता है, वहाँ पर डेवलपमेंट इंडिकेटर नीचे गिरता है। तो ये स्थिति जो है पॉजिटिव देखने को नहीं मिलती है। तो इंडिया के लिए, इंडिया ने कर चुका कोशिश, डिप्लोमेटिक टाइज करने की भी कोशिश कर चुका, मिलिट्री तरीका भी अपना कर देख चुका, कूटनीतिक रिश्ता बढ़ा करके भी देख चुका, मिलिट्री का 4 लड़ाइयाँ पाकिस्तान के साथ हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई सोल्यूशन भारत को समझ में नहीं आता कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। तो देखिए पाकिस्तान के लिए सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान के मिलिट्री की लेजिटिमेसी को ठेस पहुंचानी जरूर। देखिए पाकिस्तान का अवाम जो है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के अवाम के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, वो चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का रिश्ता में बढ़ोतरी हो। लेकिन रिश्ता को ख़राब करने, रिश्ता में बढ़ोतरी अगर कोई नहीं चाहता तो वो पाकिस्तानी मिलिट्री है। पाकिस्तानी मिलिट्री कभी पसंद नहीं करता कि इंडिया के साथ जो है भारत का, पाकिस्तान का रिश्ता भारत के साथ जो है कभी आगे बढ़े। तो सबसे ज़रूरी भारत के लिए अब कूटनीति ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान के मिलिट्री के लेजिटिमेसी को कम किया जाए। पाकिस्तान के मिलिट्री की लेजिटिमेसी जैसे ही डाउन हुआ, उसके जो बोल्ड जो इरादे हैं उनको अगर जो है पस्त कर दिया गया इंडिया के द्वारा, तो बहुत पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी में फिर जो है हम आगे चल करके फ़ायदा उठा पाएंगे, फिर हमारा जो है संबंध पाकिस्तान के साथ जो अच्छा हो पाएगा।
तो ये था पूरा टॉपिक, ठीक है। आई होप कि ये सब आपको समझ में आया हो। और आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर कीजिए दूसरों के लिए, सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।